नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर गौरेंद्र गुप्ता है और मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस संस्थान भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पशुपालन हमारे देश की अर्थव्यवस्था एवं कृषक आजीविका में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु इतना महत्वपूर्ण व्यवसाय होने के बावजूद भी इसकी लाभप्रदता अत्यधिक नहीं है, जिसका मुख्य कारण है हमारे पशुधन की घटती उत्पादकता। हमारे पशुधन की उत्पादकता वैश्विक स्तर की तुलना में काफ़ी कम है, जिसके मुख्य कारण पशु को भरपेट उच्च गुणवत्ता युक्त आहार का ना मिल पाना, अन्ना प्रथा, उनसे पशुओं से संबंधित रोगों की समय पर रोकथाम ना हो पाना इत्यादि हैं। इन सभी कारणों में से सबसे मुख्य कारण है पशु को उच्च गुणवत्ता युक्त भरपेट आहार का ना मिल पाना। दोस्तों, पशु आहार के मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स एवं विटामिन्स होते हैं और इनकी पूर्ति सूखी घास, हरी घास, चूनी, चोकर, दाना, रातप एवं मिनरल मिक्सचर से की जाती है। इन सभी पूरकों में से सूखी घास तो वो हमें हमारे खाद्यान्न फसलों के अवशेष के रूप में मिल जाती है। चूनी, चोकर, खली एवं मिनरल मिक्सचर हमें बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन हरा चारा एक ऐसा घटक होता है जिसकी वर्ष पर्यंत उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चैलेंज होता है। और इसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे एक फसल की, वो है बाजरा नेपियर हाइब्रिड। यह एक बहुवर्षीय फसल है जिसको एक बार लगाने से कम से लगभग 5-6 साल तक हरा चारा मिलता रहता है। आज हम इस फसल की क्रमवार खेती की बात करेंगे। सबसे पहले हम इस फसल के बारे में बात करेंगे कि इसे बाजरा नेपियर हाइब्रिड क्यों कहते हैं। बाजरा नेपियर हाइब्रिड इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बाजरा और नेपियर दो अलग अलग फसलों का संकरीकरण उत्पाद है। इसमें बाजरा का गुण जो कि उच्च गुणवत्ता, स्वाद एवं सुपाच्यता है वो है, साथ ही साथ जो नेपियर का गुण जो ज़्यादा तापमान एवं सूखा रोधी क्षमता, उसके साथ अत्यधिक बढ़वार, ये जो गुण है नेपियर का वो भी इसमें पाया जाता है। इस प्रकार इस फसल में बाजरा और नेपियर दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए यह अत्यंत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण चारा फसल मानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस फसल के लिए कैसी जलवायु उत्तम मानी जाती है। मुख्यतः यह उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, परंतु इसकी खेती सभी उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जा सकती है। हमारे भारतवर्ष में कुछ उत्तर राज्यों को छोड़कर, जहां सर्दी ज़्यादा रहती है, उनको छोड़कर हमारे देश के सभी राज्यों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस फसल के लिए उपयुक्त मृदा के चुनाव की। तो दोस्तों, यह फसल लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में जिनका पीएच मान 5 से लेकर 8 हो में उगाई जा सकती है। हालांकि जो दोमट मृदा जिसमें जल निकासी अच्छी हो, पोषक तत्वों का भंडार अच्छा हो, इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फिर बात आती है इसके लिए उत्तम प्रजाति का चुनाव। उत्तम प्रजातियों की अगर बात करें तो प्रजाति एक ऐसा घटक होता है खेती का जो किसी भी फसल की उत्पादकता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए उपयुक्त प्रजाति का चुनाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इस फसल की विभिन्न प्रजातियां हमारे इस संस्थान ने भी अनुमोदित की हैं, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के कृषि अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों ने भी अलग अलग परिस्थितियों के लिए प्रजातियां अनुमोदित की हैं। उन सभी प्रजातियों में से एक प्रजाति है BN21 जो संपूर्ण भारत के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा अन्य प्रजातियां जैसे कि IGFRI 3, 6 एवं 10 है, ये उत्तर एवं मध्य भारत के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। यशवंत जो प्रजाति है महाराष्ट्र राज्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। PBN जो प्रजाति है पंजाब राज्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार से विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए मृदा एवं पानी की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में प्रजातियां अनुमोदित की गई हैं, जिनका चुनाव हम अपनी परिस्थिति के हिसाब से कर सकते हैं। फिर बात आती है इसके रोपण की बात, जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी खेती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है इस फसल का रोपण।
भाइयों, यह ऐसी फसल है जिसमें बीज नहीं बनता है, इसीलिए इसका रोपण हम जड़ युक्त कल्ले, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक कल्ला दिखाना चाहूँगा। यह फसल जब अपनी पूर्ण बढ़वार में आ जाती है तो लगभग इसकी जो है हाइट लगभग 10 फुट तक जाती है। तो और एक पौधे से करीब लगभग इसमें 50 कल्ले निकलते हैं जिसमें जड़ें होती हैं। तो हम जब इसकी रोपाई आगे करेंगे तो उस पौधे से हम सारे कल्ले अलग करके जिनमें जड़ें होंगी, और उस कल्ले की हमें लंबाई 1 से 1.5 फीट रखनी है, जिसमें 2 से 3 गांठें हों। ज़्यादा लंबाई नहीं हमें रखनी है, 1.5 फीट तक पर्याप्त रहेगी उस कल्ले की लंबाई। उस कल्ले को काट के जिसमें जड़ें हों फिर हम उसको प्रसारित करते हैं। खेत में इसको लगाने का तरीका यह होता है कि इसको पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी भी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। इस प्रकार वर्ग की आकृति में हम लगाते हैं। इसको खेत के मध्य में भी लगाया जा सकता है और मेड़ों में भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार इसकी प्रति हेक्टेयर 30 से 40 हज़ार कल्लों जड़युक्त कल्लों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे इसमें जल एवं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो दोस्तों, हालांकि यह थोड़ा सूखा रोधी फसल है जिसकी जल आवश्यकता थोड़ा कम होती है, लेकिन अगर वर्षा नहीं हो रही है उस दशा में हम इसमें अगर महीने में 1 पानी अगर देते हैं तो वो इसकी मांग के लिए पर्याप्त माना जाता है। फिर हम बात करेंगे इसके पोषक तत्व प्रबंधन की बात। तो पोषक तत्व प्रबंधन हम समन्वित तरीके से करेंगे, जिसमें हम कार्बनिक खादें जैसे कि हरी खाद, गोबर की खाद, केचुए की खाद इत्यादि भी देंगे, जिससे हमारे फसल को पोषक तत्वों की मांग पूर्ति होती रहे, साथ ही साथ मृदा की गुणवत्ता भी बनी रहे। साथ ही अगर कुछ रासायनिक खादों का इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े तो उन्हें, हालांकि रासायनिक खादों का प्रयोग मृदा की जांच के अनुसार ही करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश जांच उपलब्ध नहीं है उस वक्त तो हम 50 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस एवं 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के समय तथा प्रत्येक कटाई के बाद लगभग 30 किलो नाइट्रोजन प्रत्येक कटाई के बाद हम दे सकते हैं। इस प्रकार हम इसमें पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं। अब बात करेंगे खरपतवार प्रबंधन की। तो दोस्तों, जैसे ये फसल है इसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है और यह खरपतवारों को पनपने नहीं देती है, ऐसी फसल है। लेकिन फिर भी अगर खरपतवार हमें दिखते हैं हम उसको निराई गुड़ाई के माध्यम से हटा देंगे, क्योंकि यह एक चारा फसल है जिसे हम अपने पशुओं को खिलाने के लिए उगाते हैं। इसलिए हम इसमें ज़्यादा खरपतवार नाशियों रसायनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पशुओं के स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होगा। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को हटाएं। फिर भी अगर खरपतवार ज़्यादा हैं तो 2,4-D नामक दवा की 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा का हम छिड़काव करेंगे खरपतवारों के उगने के बाद, तो हमें खरपतवारों से निजात मिल सकती है। तो खरपतवार प्रबंधन के बाद हम अब बात करेंगे अंततः कि इसकी कटाई कब करें, कैसे जानवरों को खिलाएं। तो इसकी कटाई जो हम करते हैं, पहली कटाई 60 से 70 दिन में करते हैं। उसके बाद की प्रत्येक कटाइयाँ लगभग 45 दिन के अंतराल में करते हैं। इस प्रकार से वर्ष में 6 से 8 कुल कटाइयाँ प्राप्त हो जाती है और इन 6 से 8 कटाइयों में कुल उपज लगभग 1,500 से 2,000 कुंतल तक प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से यह वर्ष पर्यंत हमारे पशुओं को हरा चारा यह फसल से प्राप्ति हो सकती है। तो हमने जाना इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है, कैसे इसकी खेती करना है, कैसे रोपण करना है, कैसे जल एवं पोषक तत्व प्रबंधन करना है, कब कटाई करनी है, कैसे जानवरों को खिलाना है। ये सब बातें थी इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती की। उम्मीद है कि ये सारी जानकारियाँ आपके लिए लाभप्रद होंगी, लेकिन किसी शंका की अवस्था में आप उसके समाधान के लिए हमारे संस्थान के कृषि तकनीकी सूचना केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं और आप अपने मोबाइल में हमारे संस्थान द्वारा विकसित चारा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप
बाजरा नेपियर हाइब्रिड ही नहीं, अन्य सभी चारा फसलों की वैज्ञानिक तरीके से खेती के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बीजों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं हमारे पशुधन में होने वाले विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ एवं रोग की लक्षण एवं रोकथाम के लिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ और आपके सुखमय कृषि जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।